नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे हाउ टू ऑडिट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक, जो कि एक P&L का पार्ट है। इससे पहले मैं 2 P&L के पार्ट और ला चुका हूँ, हाउ टू ऑडिट ऑफ रेवेन्यू और हाउ टू ऑडिट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और ये तीसरी वीडियो निकाल रहा हूँ, हाउ टू ऑडिट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपको ऑडिट मिला है किसका? P&L पार्ट का। कौन सा पार्ट? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का। तो आप क्या करें? सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले जाए क्लाइंट को बोले, सर हमें ये दे दीजिए। क्या दे दीजिए? परचेज ऑफ रजिस्टर। आपके पास परचेज ऑफ रजिस्टर मिलते ही आपको इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है? कि सारे डायरेक्ट कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज है स्टॉक में। लाइक कस्टम ड्यूटी, अगर इंपोर्ट है तो क्या कस्टम ड्यूटी गुड्स में कैपिटलाइज है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कैपिटलाइज है। अगर जीएसटी जिसका आईटीसी नहीं मिलेगा तो वो भी क्या कैपिटलाइज करा हुआ है आपने। और फ्रेट इनवर्ड जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स वो सारे कैपिटलाइज है, उसमें इंश्योर करें परचेज रजिस्टर में। अब परचेज रजिस्टर होता क्या, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये होता है कुछ परचेज रजिस्टर, कुछ ऐसा दिखेगा आपको परचेज रजिस्टर। सीरियल नंबर होगा SKU, ये कोड होता है, प्रोडक्ट कोड। और प्रोडक्ट का नाम, कौन सा नाम है, वेंडर किससे आया है, कहाँ से आया है, सप्लायर लोकेशन कहाँ से आया, लाइक USA, कनाडा, इंडिया से ही, महाराष्ट्र, जहाँ से भी आप देखें। प्रोडक्ट का लोकेशन मतलब वो जो खरीदा वो क्या डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री में आया है या वेयर हाउस, जो कि अदर लोकेशन है, थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। तो वो भी आपको वहाँ भी वो भी डिटेल मिलेगी आपको। ये रेफरेंस डालना डाले, नहीं तो नहीं होता, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ डेट, क्वांटिटी, रेट, करेंसी किस करेंसी में था, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, FOB वैल्यू, उस पर कस्टम ड्यूटी, GST, CHA चार्जेस मतलब कस्टम एजेंट चार्जेस, जो ब्रोकरेज वगैरह पे करना होता है, जो क्लियरिंग चार्जेस होती है, ब्रोकर जो क्लियर कराता है हमारा कस्टम, उसके चार्जेस। फिर CIF वैल्यू, देखिए CIF। फिर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ गया हमारा, जो भी कॉस्ट रिलेटेड फ्रेट इनवर्ड, जो भी फैक्ट्री तक का खर्चा है क्या उसमें इंक्लूड करा हुआ परचेज में वो। तो कुछ ऐसा परचेज रजिस्टर मिलेगा। तो ये सबसे पहले आपको ये मांगना क्लाइंट से और इस पर काम शुरू कर देना है। क्या काम शुरू करा, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसमें। देखिए, परचेज ट्रेंड एनालिसिस एंड सैम्पलिंग। आपको परचेज देखना है। क्या देखना है? परचेज सैम्पलिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसी परचेज रजिस्टर का आपको पाइवट कहना है। कैसे? पार्टी और प्रोडक्ट, और यहाँ रहेगा मंथ वाइज। उसमें आपको देखना है, क्या देखना है, मेजर पार्टीज किस कौन सी है जिससे हम सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं, टॉप 10 पार्टीज निकाल लो। दूसरा, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, किसी मंथ में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुआ है तो उठा लो। तीसरा, इनफ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, किसी से ले रहे हैं, किसी से बहुत ह्यूज परचेज कर रहे हैं, किसी से नहीं कर रहे, 10 रुपये का चीज़ है 50, वो भी देखना है आपको, कंसिडर करना। कुछ रिलेटेड पार्टी से खरीदा हुआ है तो वो भी आपको कंसिडर करना है, कौन सी ऐसी रिलेटेड पार्टी है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। लास्ट क्या है आपका? कट ऑफ के लिए। क्या कट ऑफ के लिए आपको हर महीने नहीं, मार्च के 25 से 31 के बीच में आप सारे बिल उठा लेना, सारे मतलब सैम्पलिंग बेसिस पे, और वो आपको देखना कि कट ऑफ इंश्योर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर करें मंथली, पार्टी वाइज, नेचर वाइज। ठीक है, और इसमें एक चीज और करना है कि आपको करना है साइट वाइज साइट, क्या आउटस्टैंडिंग दिखाना है किसका? क्रेडिटर्स का। जैसे पूरे साल का चार्ट बना लिया आपने, और मैं भी दिखाता हूँ आपको, शीट दिखाता हूँ आपको, तब समझ आ जाएगा। तो इसमें ये चीजें देखनी है। ऑल मेजर पार्टीज, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, इनकंसिस्टेंट एंड इरेगुलर ट्रांजेक्शन, कट ऑफ के लिए देखना है, और रिलेटेड पार्टी देखना है। इसको कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है। मैं एक बार शीट दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे इसको। इसको हम बनाएंगे कैसे कैसे कैसे, देखिए ये परचेज रजिस्टर है, इसको हम पाइवट खींच के कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। क्या है? देखिए, APR एंटरप्राइज, इससे हमने परचेज करा है। बेसिक प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितना, यूनिट प्राइस कितना। एक क्वांटिटी खरीदा 4755 रुपये की यूनिट है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, देखिए इनमें इनफ्रीक्वेंट हो रहा है, बार बार नहीं खरीद रहे, क्योंकि गुड्स जरूरी नहीं है हर बार खरीदे। और यहाँ देखिए ये नेगेटिव दिख रहा है आपको, देखोगे ये क्या दिख रहा है, 0। ये देखिए -1 दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे। तो यहाँ कहीं ना कहीं परचेज रजिस्टर में गड़बड़ है।
तो उससे इस पर एनालाइज करना है क्या दिक्कत है, पूछना पड़ेगा। या सैम्पलिंग सेलेक्ट करोगे एक परचेज का क्या खरीदा है, ऐसा नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ गलती है, तो वो देखना पड़ेगा। ये सैम्पलिंग में सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें आप टॉप 10 पार्टीज देखोगे, टोटल पे आके टोटल बेसिक प्राइस पे फिल्टर लगाना, इस पर टॉप 10 पार्टी देखना, उसकी सैम्पलिंग कर लेना, उसके कुछ कुछ बिल मंगा लेना चेक करने के लिए। और दूसरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स, यहाँ क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखेंगे कि कितना परचेज किया और कितना बढ़ा है। सपोज करो किसी पार्टी से 1 करोड़ का परचेज है ड्यूरिंग द ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो भी है पूरे 12 महीने में 1 करोड़ का परचेज है और पूरा 1 करोड़ रुपये देना है, तो यहाँ लफड़ा है। क्या लफड़ा है, हो सकता है फेक ट्रांजेक्शन हो, जो बिलिंग का कहानी होती है ना, जो बिलिंग चलती है मार्केटिंग में, फेक इनपुट लेते हैं, तो ये वाली कहानी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना। और मार्च में भी हो सकता है ऐसी चीज़ें कि ह्यूज परचेज आ जाए, वहाँ भी समझ लेना इनपुट का कहानी ज़्यादा बन रही है, तो उसको जरूर आपको सैम्पलिंग में लेना है और एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी आपकी लेनी पड़ेगी उस चीज़ पे, ठीक है। चलिए, आपको इतना समझ आ गया और कैसे लेना है। देखिए, ये कुछ ऐसा फाइबर दिखेगा, आप जब बनाओगे तो यहाँ से आप सैम्पलिंग में बहुत हेल्प होगी। देखिए प्राइस, प्रोडक्ट यूनिट, देखिए प्राइस हो गया, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, क्वांटिटी वगैरह आपको सब दिखेगा इसमें। देखिए, अगर ऐसा कुछ करके देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ दोस्तों, डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। चलिए, थर्ड क्या करना है उसके बाद, जैसे ही आपने सैम्पलिंग करा, आपको पता चलेगी कौन सी पार्टीज का सैंपल मंगाना है। टॉप 10 पार्टीज, इरेगुलर ट्रांजेक्शन्स वाले, रिलेटेड पार्टी, उनका हमने क्या मांगना है, कॉन्ट्रैक्ट या पीओ, उनका कॉन्ट्रैक्ट और पीओ मांगना है। और उसको हमें मैपिंग करना है। कैसे, जो बिल आया हमारे पास और जो पीओ उससे मैच कर रहा है। सपोज पीओ में लिखा हुआ है 1000 क्वांटिटी ऑफ ₹10 ईच, तो क्या जो आपने बिल बुक करा है 1000 इंटू 10 करा है, 11 रुपये पे तो नहीं कर दिया। 11 पे किया तो क्या रिवाइज पीओ आया, वो आपको देखना पड़ेगा। क्वांटिटी क्या है, तो क्या उसका अप्रूवल है, क्यों नहीं आया, क्या वो टुकड़ों में आना था माल। तो इस चीज़ों का क्या करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग। सैम्पलिंग बेसिस पे जो आपने क्या करा है, पीओ मंगाया है, उस पीओ को आपको इनवॉइस से मैप करना है कि एज पर पीओ ही हमने इनवॉइस बुक किया है। कुछ वेरिएशन है तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और, इसमें कमीशन का पार्ट आता है। अगर कोई परचेज कमीशन पे करता है, जनरली कमीशन परचेज पे करते हैं कंपनीज, और मार्च वाला कमीशन भूल जाते हैं बुक करना है एक्रूअल बेसिस पे, तो वो ध्यान रखना, मार्च वाला कमीशन जरूर एक्रूअल बेसिस पे बुक करें, ठीक है। ये जनरली कंपनियां भूल जाती हैं, वो एक्चुअल बेसिस पे ही वो एडजस्ट करके चलती है। सपोज मार्च में कोई परचेज करा होगा कमीशन बेसिस पे, तो उसको हमने कमीशन देने ही भूल गए, वो अगले अगले फाइनेंशियल ईयर में हमने एडजस्ट किया होगा, तो उसका अप्रूवल कराना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीटनेस ऑफ परचेज रिकॉग्नाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं, हाउ टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ परचेज, सेम ऐसे रिवेन्यू में पूछते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या, जो परचेज हमारे, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे मिल गया, परचेजर, मैं परचेजर हूँ, मैंने कोई माल बुक किया, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास ट्रांसफर हो गया। अगर ट्रांसफर हो गया तो मैं परचेज बुक करूंगा अथवा नहीं करूंगा। तो कैसे इंश्योर करूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास ट्रांसफर हो गया, तो इस पर क्या होता है, डिलीवरी टर्म होती है, किस पे होती है, परचेज ऑर्डर पीओ पे या एग्रीमेंट पे। डिलीवरी टर्म दो तरह प्रकार की होती है, क्या होती है, पहला होता है एक्स वर्क, दूसरा होता है डिलीवरी। एक्स वर्क मतलब क्या, एक्स वर्क मतलब कि मैंने ऑर्डर दिया, सेलर ने कहा भैया तू मेरे यहाँ आके मेरी फैक्ट्री तक की जिम्मेदारी है, मेरी फैक्ट्री से माल तू ले जा, अपनी फैक्ट्री तक की जिम्मेदारी लेता हूँ, समझ लेना। मतलब तू आ मेरी फैक्ट्री पे, मैंने बिल काटा और तू मेरी फैक्ट्री से माल ले जा, बीच में ट्रक पलटे ना पलटे तेरा रिस्क, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे पास ट्रांसफर हो गया, जैसे उसने बिल काटा उसकी फैक्ट्री से माल निकला। और डिलीवरी मतलब मैंने फोन किया भाई माल भेज दे, माल अगर मेरी फैक्ट्री तक आया, मेरे गोडाउन तक आया, तो ही मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। डिलीवरी के केसेस में पैसा मैं तभी दूंगा उसको जब माल मेरी फैक्ट्री तक पहुंचेगा, अगर बीच में ट्रक पलट गया तो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मैं एक पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। आप समझ गए आप एक्स वर्क और डिलीवरी वर्क का मतलब। तो आइए आगे चलते हैं। तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर इसी बेसिस पे होगा, डिलीवरी और किस पे, एक्स वर्क पे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चेक करेंगे क्या, कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर मतलब क्या, जैसे कि आपने सैम्पलिंग ऊपर करी थी, कट ऑफ प्रोसीजर में कुछ बिल छाटे थे, उसमें आपने एक बिल निकाला 31 मार्च का, क्या निकाला, 31 मार्च 2024 का। उसमें क्या हुआ है, हमने ऑर्डर दिया है
और इनवॉइस मेल के थ्रू हमारे पास पहुंच गया। 1 करोड़ की बिलिंग थी परचेज की, मेल के थ्रू हमने आया, हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या करा, उस बिल को बुक कर दिया। उन्होंने देखा ही नहीं डिलीवरी टर्म ये था, क्या था डिलीवरी टर्म, क्या था डिलीवरी टर्म था कि डिलीवरी पर ही रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। जैसे माल मेरी फैक्ट्री में पहुंचेगा तो ही रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। तो इस केस में क्या था, माल चेन्नई से आना था, बिल आज मेल के थ्रू पहुंच गया, मैंने परचेज बुक कर दिया, किंतु ट्रक से माल आने में 5 दिन लगेंगे। तो क्या मैं ये खर्चा बुक कर सकता हूँ? यस, नो। क्यों? क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। डिलीवरी टर्म क्या थी कि मेरी फैक्ट्री तक माल पहुंचेगा तभी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। तो अकाउंटेंट साहब ने क्या करा, खर्चा बुक कर लिया 31 तारीख, जो कि गलत किया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पोस्टपोन करेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में ले जाएंगे, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ था। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो बताता हूं, 31 तारीख को बुक कर लिया, क्या बुक कर लिया, बिल, लेकिन डिलीवरी टर्म थी एक्स वक्त, मतलब मेरा ट्रक जाएगा और लेके आएगा, मेरा ट्रक वहां खड़ा था पहले से, मैंने ऑर्डर दिया, बिल कटा, बिल मेल के थ्रू आया, ट्रक पे माल लोड हो गया। तो क्या मैं बुक कर सकता हूँ? यस, आप क्या बुक कर सकते हो 31 तारीख को। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक चीज आएगा, क्या, गुड्स इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, देखिए एक्स वक्त था तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर तो हो गया उसी समय 31 मार्च को ही मैं खर्चा बुक कर दूं, लेकिन माल मेरे गोडाउन में नहीं पहुंचा। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब गुड्स इन ट्रांजिट हुआ, जो आप पढ़ते हो जनरली गुड्स इन ट्रांजिट। तो दोस्तों ध्यान रखना, गुड्स इन ट्रांजिट सिर्फ एक्स वक्त में निकलेगा, डिलीवरी में नहीं निकलेगा। तो माल हमारा गुड्स इन ट्रांजिट कहलाएगा। ठीक है। तो सर हम कैसे चेक करें कि माल गुड्स इन ट्रांजिट है? वो तो कहेगा नहीं फैक्ट्री में पहुंच गया। अकाउंटेंट साहब बोलेंगे फैक्ट्री में माल पहुंच गया है, तो कैसे करें? कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, माल पहुंच गया, ठीक है, आप हमें दे दो, क्या दे दो, गोडाउन रिसिप्ट, गोडाउन या वेयर हाउस रिसिप्ट। क्योंकि जब माल आता है, ट्रक आता है अपने फैक्ट्री में, तो क्या होता है, एंट्री होती है, गोडाउन वाला, वेयर हाउस वाला काउंट करता है कितना माल आया, किस दिन आया, किस ट्रक नंबर से आया। तो ये चीज़ आप रिसिप्ट मांग लेना, उस बिल के अगेंस्ट जो माल आया दे दो। तो लिखेगा किस तारीख को फैक्ट्री में ट्रक एंट्री हुआ, ट्रक एंटर किस दिन हुआ है, क्या हुआ, सारी कहानी। तो आपको वहां से पता चल जाएगा ट्रक कब आया। ट्रक आया मान लो 4 तारीख को, तो फिर खत्म, अकाउंटेंट जी गए। तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और दूसरा, आप एक और गेट पास, जब फैक्ट्री में एंट्री होती है तो जो जो हमारे वो होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं कि कौन सा ट्रक एंटर हो रहा है। तो उससे ही मांग लेना, भाई गेट पास दिखा दे, वेयर हाउस रिसिप्ट दिखा दो। वेयर हाउस रिसिप्ट से आपको पता चल जाएगा कितनी कितनी क्वांटिटी, क्या क्या कहानी है, कैसे कैसे आई है। और गेट पास से आपको पता चल जाएगा एंट्री कब हुई है ट्रक की। ठीक है। तो यहाँ से आप इंश्योर कर सकते हैं कि माल पहुंचा नहीं पहुंचा। तो उस बेसिस पे हम गुड्स इन ट्रांजिट निकालेंगे और खर्चे बुक करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए सारा वही चीज़ है जो मैंने समझा दिया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेना इसको। तीसरा क्या, परचेज रिटर्न, मतलब इसमें क्या लिखा देखिए, परचेज रिटर्न इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब सपोज करो कोई परचेज रिटर्न हुआ है जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से बिलोंग करता था, जो कि रिटर्न हुआ है कब, अप्रैल 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। तो वो क्या करेंगे सर, उसका हम प्रोविजन बनाएंगे। क्यों, हो सकता है वारंटी का प्रोडक्ट हो, वारंटी का प्रोडक्ट है तो हम उसको प्रोविजन लेके चलेंगे, ध्यान रखना। और उसको हम एडजस्ट करेंगे परचेज रिटर्न से और इन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे सर, कुछ नहीं, आपको बुक्स मंगानी है सब्सिक्वेंट पीरियड की, आप ऑडिट करने जा रहे हो, अगर अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी जा रहे हो, जुलाई में जा रहे हो तो आप जुलाई तक का देखना, अप्रैल टू जुलाई, उस पीरियड में कोई रिटर्न आया है देखना कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। सपोज फाइनेंशियल ईयर 23-24 से बिलोंग करता है, तो क्या एडजस्ट करवा देना है, प्रोविजन करा देना कि भैया आपका ये तो रिटर्न आ रहा है, जैसे वारंटी हो, कोई भी रीजन हो। ठीक, चलिए। और रिस्पेक्टिवली गुड्स इन, उससे भी एडजस्ट हो जाएगा, किससे, स्टॉक से, COGS से। ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट विद द रिलेटेड पार्टी परचेज। मतलब देखिए यहाँ बहुत ही सेंसिटिव मैटर आ जाता है रिलेटेड पार्टी परचेज से। क्या होता है, जनरली क्या होता है, रिलेटेड पार्टी परचेज जो परचेज होता है हाई प्राइस पे होता है, ताकि क्यों, प्रॉफिट शिफ्ट कर सके कहाँ, अपने होल्डिंग या सब्सिडी जो भी रिलेटेड पार्टी का। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जैसे कि आपने सैंपल निकाला था कहाँ, ऊपर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का, तो उस बेसिस पे आपको क्या करना है, मैपिंग करना है, किसका, कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग करा आपने, वहां से आपको पता चला क्या, सेम प्रोडक्ट आप किसी और बायर से 10 रुपए खरीद रहे हो और हमारे रिलेटेड पार्टी भाई साहब से 15 रुपए खरीद रहे हो। तो ऐसा क्यों भाई साहब, क्यों मैनेजमेंट साहब, ऐसा क्यों? इट इज नॉट ए इंटरेस्ट ऑफ
इन्वेस्टर्स। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उनके लिए तो दिक्कत है ना भैया, ऐसा दिक्कत वाली बात है। तो आप क्या करोगे, आप मैनेजमेंट से पूछोगे भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऑडिट रिपोर्ट भी दे सकते हैं, EOM पैरा, एम्फेसिस ऑन मैटर, कि भाई साहब इन्वेस्टर साहब देखिए ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, महंगाई पे खरीद रहे हैं चीज़ें प्रोडक्ट जो कि बहुत हानिकारक है कंपनी के लिए। और दूसरा, इनकम टैक्स में डिसअलाउ होगा क्योंकि नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर जाता है रिलेटेड पार्टी से कितना परचेज किया है। सपोज करें आपने परचेज कितना करा है, आपकी टोटल परचेज 100 करोड़ है, उसमें से 70 करोड़ की परचेज रिलेटेड पार्टी से है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास टैक्स ऑडिट के माध्यम से सारी रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि रिलेटेड पार्टी से 70 करोड़ का है, टोटल परचेज 100 करोड़ का, तो यानी घपला है। नोटिस भेजेगा किसमें, सेक्शन 42A में, ध्यान रखना टैक्स ऑडिट में, वहाँ रीजनेबल कंपेयर करेगा अदर सिमिलर गुड विद अदर पार्टी, और आपने कितने का खरीदा, सीधा डिसअलाउ मारेगा और टैक्स लेगा। ध्यान रखना, जो आप टैक्स बचाओगे खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा भैया, ज़्यादा जाऊँगा तो हो जाएगा लंबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेदर द परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब देखिए ये वही कहानी है कि आप सिमिलर वेंडर है, सेम वेंडर है, आप कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का ले रहे थे अप्रैल मई जून जुलाई, अचानक से जाके वो 15 रुपये हो, भैया क्या हो गया ऐसा, कौन सा ऐसा इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा दिया उसको कि उसने 15 रुपये का खरीदा, आपने कहीं ना कहीं से पैसा आपने रूट किया है। अगर जेन्युइन है तो ठीक है भैया, पूछेंगे मैनेजमेंट से कि भैया ऐसा क्यों किया, 10 का सीधा 15 हो गया, 50% का इन्फ्लेशन कब से बढ़ गया भैया, मोदी सरकार में कैसे बढ़ गया। चलिए, तो इसमें हम क्वेश्चन रेज करेंगे कैसे बढ़ गया, अगर बढ़ गया जेन्युइन रीजन लगा तो कोई बात नहीं, अदरवाइज कुछ ना कुछ करेंगे रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए, तो ये रहेगा, देखिए क्या लिखा है, अगर अनरीजनेबल है तो भैया एडजस्ट करेंगे परचेज प्राइस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिकैंसिलेशन। हाँ, और एक और कंप्लीटनेस के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। दूसरा 2A, GSTR 2A में सारा जो भी B2B ट्रांजेक्शन करती है जिसमें वो सारा रिफ्लेक्ट होता है, उससे हम कंपेयर करेंगे अपने बुक्स को, इंश्योर करेंगे क्या सारे खर्चे जो सामने वाली पार्टी से परचेज करे हमने, जो उसने अपने GSTR 1 में दिखाया, क्या वो सारे खर्चे हमने बुक किए हैं, नहीं करे तो बुक कराएंगे भैया, कैसे खर्चा छोड़ रहे हो, तो ये हम बुक कराएंगे। ध्यान रखना 2A में होता क्या है, GSTR 2A सामने वाला GSTR 1 जो फाइल करता है हमारे GSTR 2 में रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें सारे खर्चे होते हैं हमारे, जितने भी खर्चे क्या हमारे वो बुक्स में सारे खर्चे लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम सारे खर्चे दिलवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब कंप्लायंसेस की बात करते हैं। कंप्लायंस नहीं आते इससे पहले एक पॉइंट रखिए, सबसे मेन पॉइंट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिग फोर पूछता है हाउ टू इंश्योर परचेज कंप्लीटनेस, सीधा बोलना एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ज़्यादा कैपू करे तो, ज़्यादा कहीं नहीं ऐसा है वैसा है फलाना कहना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे, वो कहेंगे अगर फेक हुआ तो क्या कर सकते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस है भैया हमारा। ठीक है, चलिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके खत्म करेंगे कंप्लीशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टीडीएस कंप्लायंसेस। देखिए अगर परचेज ऑफ गुड्स करते हो किससे, डोमेस्टिक पार्टी से, तो आपको टीडीएस काटना है 194 क्यू में। ध्यान रखना, अगर आपने एक परचेज से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का परचेज किया है गुड्स, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपकी टर्न ओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना, कंप्लायंसेस का पार्ट है तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, टीडीएस का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीएसटी कंप्लायंसेस, क्या जीएसटीआर बुक वर्सेस जीएसटीआर 3B मैच कर रही है, जो 3B में आपने इनपुट लिया है और जो बुक में इनपुट है मैच कर रहा है, नहीं कर रहा तो रीजन बताओ भाई साहब। ठीक है, चलिए आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों। देखो मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा, देखिए इतना सा 4-5 पॉइंट है, इतना टाइम लग गया, 15-20 मिनट की वीडियो बन जाती है, मैं और डिटेल चलूंगा तो ये 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और आप देखोगे नहीं तो फिर मुझे मोटिवेशन आएगा नहीं और फिर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो इससे अच्छा यही है, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको हेल्प होती है तो करें लाइक, करें सब्सक्राइब, और आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट जरूर करो कि सर डिटेल में बनाइए, डिटेल में बनाऊंगा, अच्छे से एक्सेल में समझाऊंगा कैसे ऑडिट करना है कैसे नहीं करना। इसके बाद मैं इंडस्ट्री वाइज भी सोचूंगा लेके आऊँ, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग कंपनी में कैसे ऑडिट करें। ठीक है, चलिए
आई होप दोस्तों मज़ा आएगा आपको ये पढ़कर और ऑडिट आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।